देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। दिल्ली की सीमा पर भारतीय किसान यूनियन भारत द्वारा वृहद स्तर पर किए जा रहे किसान आंदोलन की आंच अब मध्य प्रदेश में भी प्रवेश कर चुकी है। मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर स्थित गांव फोफलिया से किसानों ने आंदोलन की शुरुआत की और मध्य प्रदेश में किसान जन जागरण पद यात्रा प्रारंभ हुई, जो ग्राम फोफलिया से हरवार होकर जीरन पहुंची। यहाँ किसान सभा आयोजित की गई, जिसमें किसानों ने अपनी बात कहते हुए बताया कि दिल्ली में बैठी मोदी सरकार किसानों पर जबरन किसान बिल थोप रही है। किसानों को ऐसे बिल की जरूरत नहीं है जो किसानों को लाभ न पहुंचाकर किसानों को उपेक्षित करने वाला हो। किसान नेता उमराव सिंह गुर्जर ने कहा कि पिछले 40 दिन से किसान दिन रात अपना घर बार छोड़कर दिल्ली की सीमा पर सिर्फ और सिर्फ किसान हितों को लेकर किसान बिल को वापस लेने की मांग के साथ डटे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन भारत के मध्य प्रदेश अध्यक्ष मोहन सिंह जाट ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि ये किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है जिसमें सभी दलों के लोग शामिल हैं। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ने आज इस पैदल जन जागरण यात्रा में शामिल हुए हैं। किसानों को ऐसा कानून चाहिए जो उनकी फसल का पूरा दाम उपज पर MSP लागू हो, लेकिन सरकार उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी मंडियों को समाप्त करने और किसानों का शोषण करने में लगी हुई है। हम किसान ऐसे बिल का विरोध करते हैं। इसकी गूंज दिल्ली के गलियारों तक जाएगी। सरकार ने अगर हम किसानों की बात नहीं मानी तो किसान विरोधी बिल को वापस नहीं लिया गया तो सरकार को घुटनों के बल संसद में जाना पड़ेगा। इस आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव पवन जाट, कांग्रेस प्रदेश सचिव तरुण बाहेती, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विनोद दत्त, युवक कांग्रेस के नीमच विधानसभा अध्यक्ष घनश्याम गायरी, देवीलाल गायरी, नाथू सिंह राठौर, दिलीप भाणेज, कुंदन शर्मा, दशरथ सिंह चल्दू, सुरेश जारेरिया, कंवरलाल गायरी, पर्वत सिंह जाट, श्याम सुंदर मेरावत, लक्ष्मी नारायण जाट, राकेश मेरावत, गोविंद पाटीदार ने भी संबोधित किया है। आंदोलन में भारतीय किसान यूनियन के जीरन तहसील अध्यक्ष धर्म सिंह जाट, गुलाबचंद पटवारी, प्रकाश बैरागी, महेंद्र सिंह जाट, किशनलाल सरपंच, सीताराम, देवेंद्र जाट, मानसिंह जाट, नरेंद्र पुनिया, लाल सिंह जाट, हेमंत जाट, प्यारचंद अहिरवार आदि किसान उपस्थित थे। किसानों ने इस अवसर पर आंदोलन में मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बाद में जीरन तहसील के बाबू को माननीय राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस प्रकार से पूरा भारत देख रहा है, भारतीय किसान यूनियन जो अलग अलग प्रकार के जितने भी किसान संगठन हैं वो पूरी तरह से आज सक्रिय हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली में हज़ारों लोग लगे हुए हैं। हमारे भारतीय किसान यूनियन भारत राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत सिंह जी राणा वो भी दिल्ली में है। हमारे 500 किसान हमारे साथी हैं हमारे संगठन के, और 500 से ज़्यादा लोग हमारे संगठन के वहाँ हैं, दिल्ली में है, और देश में अलग अलग जगह पर इसका विरोध किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है, रतलाम में भी इसका विरोध किया गया, और नीमच से हम यहाँ से शुरुआत करते हैं और इसको पूरे मध्य प्रदेश में, और चूँकि राष्ट्रीय है तो इसको पूरा देश में हम पूरी तरह से इसका विरोध करेंगे। और जितने भी 45 लोग मरे हैं, जो हमारे साथी हैं मरे हैं, हम उनकी शहादत को नहीं जाने देंगे और पूरी लड़ाई लड़ेगी हमारा पूरा संगठन, और सब किसानों के साथ मिलकर हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। जब पिछले 38 दिनों से दिल्ली के चारों तरफ जो किसान बैठे हैं उसमें से हमारे 45 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। हम बैठे बैठे यहाँ हमारे वो किसान बंधु जो शहीद हुए, मेरे प्रेरणा स्रोत थे वो सब, उनसे मैं बैठा बैठा घर पर विचलित हो रहा था कि हमारे मध्य प्रदेश में भी किसानों के समर्थन में एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जाए यहाँ से, ताकि सरकार जल्दी ये कृषि बिल जो काला कानून लाई है वो वापस ले ले। इसी को सोच समझकर सब मैंने संगठनों से, सब मेरे साथियों से बात की तो उन्होंने कहा कि आपको बिल्कुल बराबर समर्थन और सहयोग देंगे, हम इस कृषि बिल के खिलाफ हैं, आप आंदोलन करिए। तो फिर मैंने फोफलिया से पद यात्रा, किसान जन जागरण यात्रा का नाम रखा है। इसमें कांग्रेस और जितने भी संगठन हैं किसानों के, सब ने बराबर अच्छा सहयोग दिया। भाजपा के भी मेरे कुछ मित्रों ने, उन्होंने भी सहयोग दिया और उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फोफलिया से यह यात्रा हरवार होते हुए गाँव में
किसानों को जागृत करती हुई जिरन पहुंची, जहां इसका समापन आज आपके सामने जिरन में हुआ। तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपकर ये मोदी जी लाए हैं वो किसानों के हित के लिए नहीं है, ये उद्योगपति अडानी और अंबानी के हित के लिए लाए गए, मंडियों को समाप्त करने के लिए लाए गए, एफसीआई को खत्म करने के लिए लाए गए, एमएसपी को खत्म करने के लिए लाया गया है। ये कानून देश के किसानों को बर्बाद करने के लिए लाया गया है। इस कानून से देश का किसान बर्बाद और एक तरह मतलब आप ये समझो कि जो अंग्रेजों ने नील की खेती करवाकर जो पश्चिम बंगाल में जो अकाल पड़ा था वो उसी की शुरुआत यहाँ भारत में कर रहे हैं। ये आदमी बिल्कुल दिमाग से पागल हो चुका है, प्रधानमंत्री, जो अपना बिल्कुल अपनी सम्मति, अपने विचार, अपने सिद्धांत सबसे भटक चुका है और किसानों के बात करने के बजाय हजारों किलोमीटर दूर से बात कर रहा है, मन की बात करता है, जन की बात नहीं करता। और मैं मोदी जी से एक बार फिर अपील करूंगा कि अपनी गलती ना करें और इस बिल को वापस लीजिए, वरना घुटनों के बल संसद में घुसा देंगे। ये हिम्मत हमारी है और हम भारत के किसान हैं, किसी सरकार के मोहताज नहीं। हमने सरकारें बनाई हैं, हम उखाड़ भी देंगे। जय हिंद, जय भारत। कह रही है कि हमने किसानों के हित में कानून बनाया है, वो पूरे देश के किसान ये कह रहे हैं कि हमसे किसी से ये पूछा नहीं गया कि कैसा कानून बनाना है। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के बनाए गए कानून को ही इनने लागू किया है। ये किसानों के हित में कानून नहीं बनाया गया है। पूरे देश के किसान इसका विरोध कर रहे हैं और दिल्ली में जो 37 दिन से किसान बैठे हुए हैं इस ठंड में, उनका पूरे देश के किसान हम समर्थन करते हैं। और 4 तारीख तक यदि सरकार ने वो काला कानून वापस नहीं लिया तो ये माना जाएगा कि पूरे देश के किसानों की मांग के बावजूद भी इस काले कानून को वापस नहीं लिया जा रहा है। ये उद्योगपतियों के पक्ष में बना हुआ कानून है और उन्हीं की सरकार है, उनने सबको खरीद रखा है और उसके बाद सरकार को चला रहे हैं। अब देश में सरकार किसानों ने बनाई और किसानों के खिलाफ कानून बनाया है। किसान भी ये जिस तरह से देश में गुलामी की 1947 के पूर्व स्थिति थी, वैसी सरकार ने स्थिति कर दी है। लोकतंत्र की हत्या करते हुए, किसानों की बात न मानते हुए ऐसे काले कानून को यहाँ पे लागू करना चाहती है जो किसानों के कतई हित में नहीं है। नीमच के बीजेपी विधायक दिलीप सिंह परिहार की किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोगों से पैसों की मांग की। फेसबुक आईडी के मैसेज के माध्यम से लोगों से बहुत जरूरी काम होने के चलते पैसे की मांग की गई और तुरंत पेटीएम करने को कहा गया। दरअसल घटना की जानकारी कार्यकर्ताओं द्वारा विधायक दिलीप सिंह परिहार को दी गई, क्योंकि विधायक के नाम पर फर्जी आईडी बनाने वाले ने 8,000 से लेकर 15 से 20,000 रुपए तक की मांग की। मैसेज में सभी को पेमेंट पेटीएम के माध्यम से करने के लिए कहा गया। शंका होने पर कार्यकर्ताओं ने विधायक से चर्चा की तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद तुरंत विधायक दिलीप सिंह परिहार ने इस संबंध में आला अधिकारियों से बात की और इसकी शिकायत साइबर सेल में करा दी। वहीं नीमच साइबर सेल के द्वारा उक्त आईडी को बंद कर दिया गया है। आईडी बनाने वाले अपराधी की तलाश की जा रही है। उधर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने क्षेत्रवासियों को उनके परिचितों से अपील की है कि उनके नाम से या किसी के भी नाम से इस तरह की धोखाधड़ी होती है तो वे सतर्क रहे और बिना संबंधित व्यक्ति से बात किए बिना किसी भी तरह का भुगतान न करें। ऐसे असामाजिक तत्व लोगों को बेवकूफ़ बनाकर पैसे ठग रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक अभियान चलाया है। जो गलत काम कर रहा है उनके खिलाफ है, चाहे वो भूमाफिया हो, चाहे वो अपने ये ड्रग्स माफिया हो, या कोई जो ज़्यादा ब्याज लेने वाले जो गरीब आदमी से अत्यधिक ब्याज वसूल करते हैं, उसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। इनके खिलाफ अभियान चलाया है। अतिक्रमण मुहिम भी चल रही है, पूरे मध्य प्रदेश में भी चलती है और समय समय पर अतिक्रमण हटाए जाते हैं। प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का काम किया है। मैं धन्यवाद भी दूंगा कि शहर को ठीक ठाक किया है उनने। मगर जब मैं भोपाल था, उसके बाद भोपाल से जब मैं आया और मुझे गुमटी व्यवसायियों ने बताया कि हम लोग उनकी गुमटी हटाई गई, तो मैंने जिलाधीश महोदय और जितेंद्र सिंह जी राजे जी और सीएमओ से चर्चा की है कि जो लोग नित्य कमाते हैं और अपना परिवार पालते हैं, उनको आप कहीं ना कहीं पहियों वाली गुमटी, जो अपना व्यवसाय चला रहे हैं, उनको आप पहियों वाली गुमटी पे अपना व्यवसाय करने दें, उनको परेशान नहीं करें। जो भूमि माफिया है उनके खिलाफ आप कार्रवाई जारी रखें। भूमाफियाओं के लिए नीमच में किस तरीके की रणनीति आपकी?
अब प्रदेश की एक रणनीति चल रही है, जिसने शासकीय ज़मीनों पे कब्जा कर रखा है, कहीं अवैध अतिक्रमण कर रखे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई भी करता है समय समय पर। पूरे मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है कि हुई है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब और नगरीय प्रशासन मंत्री बहुत सख्त है। वे नीमच में ऐसे दुकानदार भी हैं जिनका बस स्टैंडों पे जिन्होंने 5-5, 10,000 रुपये में दुकानें किराए से दे रखी है, उनकी गुमटियाँ क्यों नहीं हटाई जाती है? नहीं, अगर इस प्रकार की कोई है तो आप जो अगर कोई शिकायत होगी प्रशासन को या प्राप्त होगी या मुझे प्राप्त होगी या सीएमओ को प्राप्त होगी तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति अपना परिवार पालता है गुमटी चलाकर वो अपने परिवार को लेकर चलता है। और अगर इस प्रकार की किसी ने रख रखी है 10-10 गुमटी है तो अगर आप लोग भी मुझे बताओगे तो मैं प्रशासन की निगाह में वो लाऊंगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम चाहते हैं कि कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना के समय में अभी आर्थिक मंदी का समय है और यदि कोई अपनी चाय बेचकर, समोसा बेचकर, मनिहारी सामान बेचकर या कोई इस प्रकार के फल बेचकर यदि अपना परिवार पाल रहा है तो उन लोगों को मैंने कहा है कि उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको करने देना चाहिए। यदि नगर पालिका की कोई रसीद है और कटी हुई है उसकी, और मुझे अभी ये भी संज्ञान में लाए हैं, आज मैंने जिलाधीश महोदय से भी संबंध में बात कर रहा हूँ कि कुछ लोगों की पैसा रसीद के नाम पर ले गए नगर पालिका के कर्मचारी, और मैं जिलाधीश महोदय से बात करके उनको चिन्हित करूँगा। यदि वो रसीद पैसा ले गए हैं तो उसकी रसीद उस गरीब व्यक्ति को देना चाहिए। और हम ये चाहेंगे कि उस व्यक्ति की यदि उनने पैसा लिया है नगर पालिका के कर्मचारी ने तो वो उसको रसीद समय पर उपलब्ध कराए। फ़ोटो डाल के किसी ने फेसबुक आईडी बनाई है और ये मांग की है कार्यकर्ताओं से, आम जनता से, कि उसमें पैसे डालें। अभी साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहे हैं और जैसे ही मेरे को जानकारी मिली, मेरे मित्रों ने मुझे सूचना दी, मैंने तत्काल एडिशनल एसपी और सीएसपी से बात करके और रिपोर्ट दर्ज कराने भेजा। वहाँ रिपोर्ट दर्ज करा के और मैंने कहा है कि जो अपराधी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अभी हम देखते हैं कई बार लोग इस प्रकार के काम करते हैं कि कभी मोबाइल का नंबर मांगते हैं, कभी बैंक की पासबुक का नंबर मांगते हैं और कहीं कहीं तो ये भी होता है कि जो अपनी एटीएम कार्ड है उसके नंबर पूछते हैं। तो लगातार प्रशासन ऐसे लोगों को पकड़ने का काम पुलिस प्रशासन कर रहा है और मैंने भी इसकी रिपोर्ट डाली है और उसकी जांच होगी और जो भी अपराधी होगा उस अपराधी तक पुलिस प्रशासन पहुंचेगा और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कई समाचार पत्रों में भी पढ़ते हैं हम, कई लोगों से इस प्रकार की जो साइबर क्राइम अपराध करने वाले हैं वो इस प्रकार के काम करते हैं और पुलिस उन तक पहुंचती भी है। मैं आम जनता से भी अपील करूंगा कि कभी भी इस प्रकार का कोई यदि आपको फ़ोन करता है, आपकी नाम से कोई झूठी आईडी बनाता है तो आप पुलिस प्रशासन को सूचित करें, जिससे कि अपराधियों को पकड़ा जा सकेगा। और आम जनता से भी यह अपील है कि मेरे नाम से भी यदि कोई लेन देन करता है तो कहीं लेन देन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब लोग समाज सेवी लोग हैं और हमारे नाम का दुरुपयोग भी लोग करते हैं। और मैंने ये सारी जानकारी पुलिस प्रशासन को दी है और निश्चित ही कार्रवाई होगी। नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार आज नीमच के भोरासा में स्थित नर्सरी में पहुंचे, जहां उन्होंने पौधारोपण किया। नर्सरी में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक ने स्व सहायता समूह की बहनों के द्वारा किए जा रहे कार्यों के साथ साथ सरकार द्वारा इस तरह के माताओं की आय बढ़ाने के लिए बनाई जा रही योजनाओं की सराहना करते हुए नर्सरी को एक आदर्श उदाहरण बताया। नर्सरी में आयोजित सादे समारोह में नीमच जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, एसपी सूरज कुमार वर्मा, जिला पंचायत सीईओ आशीष सांगवान, जिला पंचायत अध्यक्ष अवंतिका जाट, जनपद पंचायत सीईओ मॉरिशस शिंदे, एसडीएम एसएल शाक्य, सरपंच प्रतिनिधि उदय सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी व स्व सहायता समूह की महिलाएं मौजूद रहीं। याद रहे कि इस नर्सरी के द्वारा स्व सहायता समूह की महिलाएं पौधों को बेचकर आय अर्जित कर रही है। नीमच जिले की एक अच्छी नर्सरी के रूप में इसे डाउनलोड किया जा रहा है। ये महू नीमच हाईवे 4 लेन पर स्थित है। नीमच जिले की एक अच्छी नर्सरी के रूप में इसे डेवलप किया जा रहा है। ये महू नीमच हाईवे 4 लेन पर स्थित है। पौधारोपण किया गया है। स्व सहायता समूह के माध्यम से मातृशक्ति की आय को बढ़ाने के लिए ये सामाजिक वानिकी या पौधारोपण का काम कर रही है। इसमें स्व सहायता समूह की बहनें भी, जो सरकार उन्हें सुविधा उपलब्ध करा रही है, उस सुविधा में उनकी आय के बढ़ाने के लिए आज भौरासा नर्सरी में कार्यक्रम रखा गया है। ये कार्यक्रम
छोटा है मगर प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम है। आने वाले समय में सब लोगों से हम आज के कार्यक्रम के माध्यम से अपील करेंगे कि वो पानी का संचय करें और पौधे लगाएं। पौधे हम देखते हैं कि पुराने समय में बहुत पौधे होते थे और उन पौधों की वजह से बच्चे फल खाते थे, तो किसी प्रकार की उनमें आयोडीन की कमी नहीं रहती थी। तो आने वाले समय में भी ये जो मियावाकी पद्धति है, इससे अच्छा पौधारोपण यहाँ हुआ है और यहाँ अनेक प्रकार के फल एक साथ उगेंगे और लोगों को उसका लाभ लेंगे। तो आने वाला समय अच्छा रहेगा। 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी होगी, ऐसा ऋषि मुनियों ने भी कहा है। तो वो आने वाला समय अच्छा समय हो। आओ हम सब लोग मिलकर पानी का संचय करें, पौधे लगाएं, समाज में समरसता का संदेश देते हुए इस देश को आगे ले जाएं। नीमच जिले के अधीक्षक यंत्रीय विद्युत विभाग R.K. नायर ने जानकारी देते हुए बताया कि नीमच जिले में करीब 236 ग्राम पंचायतों का स्ट्रीट लाइट, पंचायत भवन और पेयजल योजना का 40 करोड़ से अधिक का बिजली का बिल बकाया चल रहा है। इसके बाद विभाग द्वारा इन तमाम लोगों को अवगत कराने के बावजूद भी बिल जमा नहीं हो रहा है। ऐसे में अब विभाग सभी के कनेक्शन काटने की तैयारी कर रहा है। इस कड़ी में अधिकांश ग्राम पंचायतों की स्ट्रीट लाइट के कनेक्शन काट दिए गए हैं। साथ ही पेयजल व ग्राम पंचायत भवन के भी कनेक्शन अब काटने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लंबे समय से बिल बकाया होने से विभाग को भी आर्थिक हानि हो रही है। साथ ही वर्षों से जब बिजली का बिल जमा नहीं होने से पंचायत विभाग भी निश्चिंत है। ऐसे में जैसे ही विभाग द्वारा पंचायत भवन या कई महत्वपूर्ण स्थान की बिजली का कनेक्शन काटा जाता है तो तुरंत ही पैसे जमा हो रहे हैं। R.K. नायर की जानकारी देते हुए बताया कि विद्युत विभाग सभी बकाया ग्राम पंचायतों के बिलों का भुगतान न होने की स्थिति में लाइट कनेक्शन काट रहा है। वर्तमान में नीमच जिले के 236 ग्राम पंचायतों में वाटर वर्क्स के 16 करोड़ रुपए लगभग बाकी है एवं सड़क बत्ती के 23 करोड़ रुपए एवं लगभग 90 लाख रुपए पंचायत भवन के बाकी चल रहे हैं। इसमें काफ़ी लाइनें तो हमने काट रखी है। केवल जल प्रदाय चूँकि एक आवश्यक सेवा है इसलिए उसकी लाइन हम नहीं काटते हैं, किंतु इसके बारे में सभी पंचायतों से निवेदन किया गया है कि वो बिल जमा करें। वो सड़क बत्ती के जरूर हमने लाइनें सबकी काटने की चल रही है हमारी और उसमें काफ़ी हमने लाइन काट चुके हैं हम। और पंचायत भवन में भी हमारी इस तैयारी है कि पंचायत भवन में यदि बिल जमा नहीं करते तो उनकी भी हमें लाइन काटना आवश्यक होगी। उसी कार्रवाई भी इसमें हम पूरी कर लेंगे। लाइन काटने के बाद में कोई बिल जमा कराना है? लाइन काटने के बाद बिल जमा करने भी आए बीच में, जैसे खोर पंचायत में भी लाइन काटी थी पंचायत भवन की तो उनका जमा हुआ। पंचायत भवनों के लाइन काटने से तो पैसा जमा हुआ, क्योंकि पंचायत भवन में यदि लाइट नहीं रही तो उनका बाकी जो काम है वो सब बंद हो जाता है। इसलिए उम्मीद है कि पंचायत भवन के पैसे तो जमा हो जाएंगे। आज बड़ी संख्या में नीमच बीजेपी जिला कार्यालय तपोभूमि पर नीमच के गुमटी व्यवसायी पहुंचे, जिन्होंने बीजेपी जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार से मुलाकात की। दरअसल नीमच शहर में बीते 3-4 दिनों से नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाओ मुहिम छेड़ रखी है, जिसके चलते शहर के विभिन्न स्थानों पर गुमटियों में व्यवसाय करने वाले लोगों की गुमटी हटा दी गई और इस कारण उनका व्यवसाय पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। साथ ही परिवार के पालन पोषण की भी समस्या उनके सामने खड़ी हो गई है। गुमटी वासियों ने इस संबंध में कलेक्टर व आला अधिकारियों से भी अवगत कराया था और वे जनप्रतिनिधियों से भी मिलकर अपनी बात रखना चाहते थे। इसी कड़ी में आज बीजेपी कार्यालय पहुंचे और जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार से बात की। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष ने उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और उनको व्यवसाय करने के लिए पूरा अवसर दिया जाएगा। साथ ही अतिक्रमण हटाओ मुहिम को लेकर उन्होंने इसे शासन की प्रक्रिया बताते हुए गुमटी व्यवसायियों को आश्वस्त किया कि सोमवार तक उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा और उन्हें उचित स्थान दिया जाएगा ताकि उनका व उनके परिवार का भी भरण पोषण होता रहे, साथ ही यातायात भी बाधित ना हो। इस संबंध में उन्होंने नीमच जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे और CMO CP राय से भी चर्चा की है ताकि जो भी व्यवसाय प्रभावित हुए हैं उन्हें पुनः रोजगार से जोड़ा जा सके और उनके व उनके परिवार के ऊपर आए इस संकट का सही तरीके से समाधान हो। इस पर दोनों अधिकारियों से चर्चा हुई और जल्द समाधान की बात कही। उन्होंने गुमटी व्यवसायियों से कहा है कि उनकी समस्या का समाधान सोमवार तक हो जाएगा। भैया हमने आपको 29 तारीख के दिन कलेक्टर ऑफिस में भी मैंने एक ही बात की थी वीरेंद्र राम रखियाणी ने और मेरे ये भाइयों की तरफ से कि अगर हमारी सुनवाई
3 दिन के अंदर नहीं होएगी तो मैंने आपसे एक डंके की चोट कही थी कि हम दिलीप सिंह परिहार के निवास का घेराव करेंगे। तो मेरे हिसाब से दिलीप सिंह परिहार का निवास तो मैं यही समझता हूँ, तपोभूमि बीजेपी कार्यालय को उनका निवास समझता हूँ मैं। क्योंकि कोई भी अगर मीटिंग होती है, कोई भी बंदा मेरा परेशान होता है या मेरे नीमच नगरवासी मेरी माता बहना कोई भी परेशान होती है तो सबसे पहले यहीं पर आके वो मीटिंग अटेंड करते हैं विधायक सिंह जी, दिलीप सिंह जी परिहार और बीजेपी के जिला अध्यक्ष पवन जी पाटीदार। उन्होंने हमारे को समय दिया है आधे घंटे का और उन्होंने एक ही बात बोली है कि शाम को 5 बजे तक आपका निराकरण नहीं होएगा तो आप 5:30 बजे वापस यहाँ पर आ जाइएगा। सभी घूमती ठेला व्यवसाय करने वाले लोग यहाँ आए थे। कुछ लोगों का जिनका कि अतिक्रमण के माध्यम से ठेले और घूमटी और हटाई गई थी, तो उन लोगों की भी एक वाजिब मांग है। उनका कहना है कि भले एक लाइनिंग कर दी जाए, एक जगह हमको दे दी जाए, चाहे चलित व्यवस्था में दे दी जाए कि भाई हम ठेले पे या हमारी चलित व्यवस्था के माध्यम से जो समय हमको दिया जाए उस समय पे हम हमारा व्यवसाय करें और फिर दोबारा हम उसको लेकर और घर चले जाएं गंतव्य स्थान पे, और दोबारा जो समय हमको दिया है और हमारे व्यवसाय का जो समय है उस समय पे हम उसको लगा लें। उसकी बात मेरी कलेक्टर साहब और सीएमओ साहब दोनों से हो गई है, जो सोमवार को इनको लगभग बता दिया जाएगा कि किस समय और कहाँ खड़े होकर काम करना है, ताकि बात सही है। गरीब लोग हैं, इनका जो व्यवस्थाएं हैं वो उसी माध्यम से चलती है, तो वो सोमवार तक इनको बताकर और इन सब लोगों को उचित स्थान पर उनका काम करने के लिए जगह दे दी जाएगी। अतिक्रमण में इन्हीं लोगों को क्यों टारगेट किया गया? बस स्टैंड पर घूमटियाँ है, अवैध रखी जा रही है रातों रात, पर क्यों रिएक्शन लिया जाए? नहीं, टारगेट मात्र ये लोग नहीं है और टारगेट वाली बात नहीं है। इसको अपन टारगेट शब्द उपयोग करेंगे तो कहीं कहीं उनकी भावनाओं को भी ठेस लगता है। टारगेट नहीं है, ये तो सामान्य एक अतिक्रमण हटाओ मुहिम है, जिसको देखो हर व्यक्ति का अपना अपना देखने का नज़रिया है। कोई व्यक्ति इस चीज़ को थोड़ा ठीक नज़रिए से देखता है, क्योंकि बहुत बार अतिक्रमण करते करते हम बहुत आगे रोड तक आ जाते हैं, रोडें सकड़ी हो जाती है तो निकलने वाले लोग और राहगीर भी परेशान होते हैं। और ये कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है, बस स्टैंड से लेके और सभी जगह ये मुहिम जाएगी और जो व्यवस्था यहाँ लागू होगी वो व्यवस्था पूरे शहर में लागू होगी। ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग इसके लिए अलग, तो वो तो समान स्वरूप सबके लिए बनाया जाएगा। समय लग सकता है कि पहले इनके लिए कर दिया जाए, फिर सेकंड फेज़ पे दूसरे के लिए किया जाए, पर ये मुहिम जारी रहेगी। व्यवस्थाएं भी नहीं बिगड़ेगी, जो गरीब है उसको व्यवसाय करने का अवसर भी मिल जाए और शहर भी सुंदर दिखे, इस प्रकार की व्यवस्था शासन के द्वारा कर दी जाएगी। सीएम का एक बयान है कि माफियाओं को 10 फीट नीचे जमीन में काट दूंगा, उसको किस स्तर पर देख रहे हैं आप? नीमच में ऐसे कई माफिया हैं जो भाजपा और कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनकी कहीं अवैध बुकिंग जो है तैयार हो रहे हैं, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं क्या खाता प्रशासन से तैयार करवाएंगे क्या? देखिए साहब, बहुत जल्दी ऐसी सारी कार्रवाइयाँ पूरे मध्य प्रदेश में होती हुई दिखेगी और नीमच भी मध्य प्रदेश से अलग नहीं है। तो वो जो सारी बात सम्मानीय शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा कही गई है वो सच है। और स्वाभाविक रूप से ये कि जो माफिया हैं, भाई ज़मीन का एक एक टुकड़ा अगर ऐसे व्यक्ति को मिलता है, जैसे आज कोई घुमटी है और उस घुमटी में व्यवसाय करने वाला व्यक्ति उस घुमटी का उपयोग कर रहा है खुद अंदर बैठ के, तो वो बहुत अच्छी बात है। पर अगर कोई आदमी 4 घुमटियाँ लेकर और किराए पे चला रहा है तो वो गलत बात है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आदमी खुद काम कर रहा है उसे करने दिया जाएगा, और जो कहीं दुरुपयोग कर रहा है उसको दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा, चाहे वो शासकीय कोई भी संपत्ति हो। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और उसका असर नीमच और सब जगह देखने को निकट भविष्य में मिलेगा। नीमच शहर की गांधी वाटिका दशहरा मैदान स्थित पंडित वेद राज थेरेपी सेंटर पर निशुल्क 7 दिवसीय अस्थि बाधित रोगों से जुड़े थेरेपी का इलाज किया जा रहा है। इस दौरान नीमच शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण अंचल से भी बड़ी संख्या में लोग इस थेरेपी सेंटर पर पहुंचकर अपना इलाज करवा रहे हैं। इस दौरान नीमच शहर के साथ साथ आसपास के ग्रामीण अंचल से भी बड़ी संख्या में लोग इस थेरेपी सेंटर पर पहुंचकर अपना इलाज करवा रहे हैं। यहाँ थेरेपी की विभिन्न विधाओं के माध्यम से लोगों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। आने वाले लोगों को भी चंद दिनों में ही काफी राहत महसूस हो रही है, जिसे लेकर वे उत्साहित व आशान्वित है कि वे जिन समस्याओं से और तकलीफों से गुजर रहे हैं उनसे उन्हें जल्द निजात मिल जाएगी। थेरेपी सेंटर के संचालक व कैंप ऑर्गेनाइजर विमल शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ बड़ी संख्या में लोग आकर इलाज करवा रहे हैं और उन्हें काफ़ी लाभ हो रहा है। इस थेरेपी सेंटर पर घुटने, कमर, जोड़, साइटिका सहित कई गंभीर अस्थि बाधित रोगों का इलाज निःशुल्क किया जा रहा है और लोगों को काफ़ी आराम पहुंच रहा है।
उन्होंने शहरवासियों के साथ साथ सभी आमजनों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक यहाँ आकर इस कैंप का लाभ उठाएं। से आ रहा हूँ, मेरे घुटनों में वो काफ़ी दर्द था। अभी 4 दिन से मेरे को धीरे धीरे ये दर्द कम होता जा रहा है। सूजन भी थी, सूजन भी कम होती जा रही है। किस तरीके का इलाज यहाँ पे कर रहे हैं? मैं अभी 4-5 दिन से ही आया हूँ। किस तरीके का इलाज कर रहे हैं? ये तो एक तो थेरेपी देते हैं, एक ऑयल देते हैं और ये पट्टियाँ इसको बैंडेज करते हैं और गर्म पानी का सेक करने के लिए बोलते हैं, जो 2-3 टाइम घर पे गर्म पानी का सेक करते हैं, इसका नमक डाल के सेक करते हैं उसका। इससे काफ़ी रिलीफ मिल रहा है पाँव में। पंडित वेदराज फिजियोथेरेपी सेंटर है और वेदराज ऑयल जो एक चमत्कार है, एक जादू है, जिसकी वजह से आज कई लोगों के घुटनों का, कमर का, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, साइटिका और लीगामेंट इंजरी जैसी चीज़ें ठीक हो रही है। ये इस युग का चमत्कार कह सकते हैं। इसके लिए हम जो है यहाँ पर ऑयल से थेरेपी दे रहे हैं और 7 दिन के लिए टोटल फ्री कैंप लगाया है और लोगों का यहाँ पर इलाज हो रहा है। और आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ लोगों की भीड़ दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। जिनको फ़ायदा होता है वही लोग यहाँ पर आते हैं। और शुक्रवार शाम को रेलवे स्टेशन रोड पर चौकन्ना बालाजी चौराहे के समीप 2 बाइक की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके कारण एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि धनेरिया रोड बघाना निवासी पवन पिता रतन लाल रेगर अपनी प्लेटिना बाइक पर सवार होकर धनेरिया से फवारा चौक की तरफ आ रहे थे। इसी दरमियान चौकन्ना बालाजी के समीप अज्ञात वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए जोरदार टक्कर मार दी, जिसके कारण पवन गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल युवक को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार जारी है। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ जांच की जा रही है। नीमच जिला कांग्रेस के प्रवक्ता भगत वर्मा ने जिले में संबल योजना की क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपने दिए बयान में बताया है कि जिले में अपात्र लोगों को संबल योजना में लाभ दिया जा रहा है, जबकि जिले में कई लोग ऐसे हैं जो पात्र हैं। साथ ही उनका कहना है कि इस योजना में कई तरह की अनियमितताएं हैं, जिनका निराकरण करना आवश्यक है। उनका ये भी कहना है कि इस योजना में कई तरह की अनियमितताएं हैं, जिनका निराकरण करना आवश्यक है। वर्मा ने आगे अपने बयान में प्रदेश सरकार जनप्रतिनिधियों को जताते हुए कहा कि यदि योजना में पात्र हितग्राहियों को लाभ नहीं दिया जाएगा तो कांग्रेसी इसके लिए चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे और गरीब व पात्र लोगों को हक दिलाना हमारा कर्तव्य है और हम वह दिला कर रहेंगे। ये संबल योजना जो बनी थी, जो पूर्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, उसमें शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल ने मजदूरों और जो असंगठित मजदूर हैं उनको लाभ देने के लिए संबल योजना बनाई गई थी। लेकिन उसके बाद सरकार बदलने के बाद जब मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ सरकार बनी, कांग्रेस सरकार बनी, इस कमलनाथ सरकार ने संबल योजनाओं को बंद करके नया सवेरा योजना के नाम से इस योजना को चालू किया। और बड़े दुर्भाग्य की बात यह रही कि इस संबल योजना की जांच कमलनाथ सरकार द्वारा कराई गई। इस संबल योजना के अंदर कई प्रकार की विसंगतियां पाई गई। विशेषकर जब हमने नीमच ज़िले में जांच करवाई, इस नीमच ज़िले के अंदर लगभग 3 लाख से भी अधिक श्रमिकों को इसका लाभ मिला था। लेकिन जांच के दौरान पता गया कि इसमें 59,000 श्रमिक अपात्र पाए गए। इसमें अधिकांश लोग वो थे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो श्रमिकों के रूप में उनको जो है उनके कार्ड बनाए गए। पहली बात तो ये है कि श्रमिक के जो कार्ड बनते हैं उस कार्ड के ऊपर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फ़ोटो लगे थे, जो कि पूर्ण रूप से असंवैधानिक थे। जबकि श्रमिक कार्ड बनता है, उस श्रमिक कार्ड के अंदर श्रमिक का ही फ़ोटो लगना चाहिए, क्योंकि शासकीय जबकि यह शासकीय सेवा का कार्य है। इस तरह को लेकर के नीमच ज़िले के अंदर 3 पंचायत तथा 12 नगरीय निकायों के अंदर जो जाँच की गई, उस जाँच के अंदर 59,000 अपात्र लोग पाए गए। इसका हमने जो विरोध भी किया था। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात रही कि कमलनाथ सरकार ने इस नया सवेरा योजना के तहत श्रमिकों को लाभ देने का पूरा प्रयास किया। लेकिन दुर्भाग्य से कमलनाथ सरकार बदल गई, शिवराज सरकार वापस सत्ता में आ गई। उन्होंने वापस संबल योजना का चालू किया। इस संबल योजना के अंदर आज भी जो अधिकृत श्रमिक हैं उनको बिल्कुल लाभ नहीं मिल रहा है। उन श्रमिकों को लाभ मिलना चाहिए। यदि इसका उल्लंघन हुआ तो कांग्रेस इसके लिए जो इसका आंदोलन करेगी।
भगत वर्मा, प्रवक्ता जिला कांग्रेस नीमच। स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत अब राहगीरों के लिए शहर के 70 स्थानों पर नगरपालिका लीटर बीन्स लगाने जा रही है, जिसके लिए नगरपालिका की तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। पहले चरण में लगभग 20 लीटर बीन्स जो बनकर तैयार हो चुके हैं उन्हें लगाया जाएगा। इस संदर्भ में नगरपालिका के स्वास्थ्य अधिकारी विश्वास शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि घरों से उपार्जित होने वाले कचरे को कलेक्शन करने के लिए शासन द्वारा 4 बॉक्स लगाने की योजना बनाई गई है। 2 बॉक्स पूर्व से ही वाहनों में लगे हुए हैं, परंतु अब 2 बॉक्स और पीला एवं काला वाहनों में नगरपालिका लगाने जा रही है। काले बॉक्स में हेजर वेस्ट डाला जाएगा, वहीं पीले बॉक्स में डायपर, पीपी किट एवं संक्रमण का वेस्ट डाला जाएगा। साथ ही नागरिकों की सुविधा के लिए नगरपालिका द्वारा संचालित कचरा वाहनों पर वाहन चालक के नंबर एवं कौन से रोड पर वाहन चलेगा उसकी डिटेल भी लिखवाई जा रही है। वहीं राहगीरों के लिए शहर के 70 स्थानों पर नगरपालिका द्वारा लीटर बीन्स लगाए जाएंगे, जिनमें राहगीर कचरा डाल सकेंगे, जिससे सड़कों पर गंदगी ना फैले। साथ ही नगरपालिका अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि ये लीटर बीन्स केवल राहगीरों के लिए होंगे। पहले चरण में 20 लीटर बीन्स लगेंगे जो बनकर तैयार हो गए हैं। जल्द ही उन्हें लगाने का कार्य किया जाएगा। अन्य नागरिक केवल कचरा वाहनों में ही कचरा डालें। नगरपालिका द्वारा शहर में 3 वाहन और संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें केवल मवेशियों और गायों के लिए घरों से खाना और रोटी संग्रहित किया जा रहा है, ताकि अन्न गौशाला तक पहुंचाया जा सके। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो घरों से कचरा उत्सर्जित होता है और उन कचरे को कलेक्शन करने के लिए शासन के द्वारा व्यवस्था की गई 4 बॉक्स लगाए जाए। 2 बॉक्स हमारे पहले से लगे हुए हैं, हरा और नीला, जिसमें गीला और सूखा अलग करते थे, और अब इसके लिए हमने 2 बॉक्स और एक्स्ट्रा लगा है। 1 बॉक्स काला रहेगा, काला बॉक्स उसमें हेजार्ड वेस्ट, जैसे हेजार्ड वेस्ट पे मानते हैं कि बिजली के बल्ब, ट्यूबलाइट के डंडे, कलर के पेंट्स, अनुपयोगी गोली दवाइयाँ, ऐसा जो घर में सामग्री आती है जिसका उपयोग नहीं हो पाता है, उसको काले बॉक्स में डालना है। पीला बॉक्स रहता है बच्चों के डायपर, महिलाओं के सैनिटरी पैड, जैसे पट्टी बांधी है आपने वो कपड़ा है, मास्क है, जो पीपी किट है, कोरोना संक्रमण के जो वेस्ट है, कोई कोरोना पेशेंट है और वो कपड़ा पहनता है और उसमें डालता है, तो उसमें पीले बॉक्स में डालने की व्यवस्था की गई है। इसलिए हमने ये व्यवस्था 4 ही बॉक्स गाड़ियों पे लगा रहे हैं, और गाड़ियों पर कौन सी गाड़ी कौन से रूट पर जाती है तो पब्लिक की जानकारी भी आना चाहिए, और कौन ड्राइवर चलाता है उस ड्राइवर का मोबाइल नंबर और नाम रहेगा, ताकि सभी को पता रहेगा कि गाड़ी हमारे घर के सामने आई है, नहीं आई तो उस कॉल पे ड्राइवर को फ़ोन करेगा तो गाड़ी आके कचरा कलेक्ट करेगी। इसी संदर्भ में सभी से आग्रह है कि संबंधित ड्राइवर के मोबाइल नंबर अपने वहाँ नोट रखें, और कभी कचरा भी डालना हो तो उसी समय सीमा में ड्राइवर को फ़ोन लगाएं और वहाँ का कचरा को कलेक्ट करेगा। इसी उद्देश्य से हमने उनका एरिया और उनके मोबाइल नंबर गाड़ी पे लिखवाए जा रहे हैं। सर, कितने कचरा वाहन शहर में अभी संचालित हो रहे हैं? अभी हमारे पास जो 3 गाड़ी हम गीला कचरा अलग से करते हैं, 1 गाड़ी हमारी कोविड का काम करती है, और 28 गाड़ी सूखा कचरा घर कचरा कलेक्शन का काम कर रही है। इसके अलावा भी सर नए बक्से और कचरे चौराहों पर लगने के लिए तैयारी चल रही है, वो कितने बक्से लगने हैं, कहाँ लगने हैं? अभी हमारे पास 20 बक्से तैयार है और 50 और हम लगाएंगे। ऐसे 70 बक्स नए लगाने की व्यवस्था चल रही है। इसमें एक पीले कलर का रहेगा, जिसमें सैनिटरी पैड और जो महिलाओं के डायपर, ऐसा जो कपड़ा जो वेस्ट होगा उसमें पीले बॉक्स में डालने का है, और नीले बॉक्स में पैसे डाल ही रहे हैं अपन सूखा कचरा, और हरे बॉक्स में गीला कचरा, ताकि। और इस संदर्भ में एक और मैं निवेदन है कि इन बॉक्सों में जो लीटर बीन्स बोलते हैं, इसमें केवल राहगीरों को ही कचरा डालना चाहिए, अन्य व्यक्तियों को नहीं। अन्य व्यक्ति तो अपने घरों का जो कचरा आता है वो कचरा गाड़ी में डालें, और जो पैदल यात्री, पैदल व्यक्ति जो पैदल सड़क पे चल रहा है वो उन बॉक्सों में डालें। सर, एक योजना और नगरपालिका की थी जिसमें गायों का भोजन डालने के लिए भी ऑटो के पीछे बक्से लगने थे। गाय के लिए हमने एक जो उसके लिए अलग से 3 गाड़ी चल रही है। गाय उनकी रोटी की गाड़ी हमने पिछले साल 2 थी, एक गाड़ी इस बार बढ़ा दी है, 3 क्षेत्र में इकट्ठा कर रही है, उसमें वो डालें, और जिससे वो कंपोस्टिंग हो सके या फिर अपने गौशाला में उसको पहुँचा सके। सर, एक पशु वाहन भी नगरपालिका में नया आया हुआ है, और पुराना वाहन से भी पशु पकड़े जा रहे हैं, तो वो भी वहाँ खड़ा हुआ है। आवश्यकता होगी उसका भी हम उपयोग करेंगे। अभी हमारे पास सीमित संसाधन है, इसलिए उस वाहन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जैसी आवश्यकता लगी उस वाहन का उपयोग करके चलाएंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर राम भक्तों द्वारा सर्व हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए
विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को उपनगर निमत सिटी में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अभियान के तहत आगामी कार्यक्रमों को लेकर महाराणा प्रताप बस्ती द्वारा रामधुन प्रताप चौक से शुरू की गई। रामधुनी मां सिटी के प्रताप चौक से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग होती हुई पीपली चौक, खेड़ी मोहल्ला, नया बाजार, सरदार मोहल्ला होती हुई पुनः प्रताप चौक पर ही समाप्त हुई और हनुमान मंदिर पर पहुंचकर राम भक्तों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और कार्यक्रम का समापन किया। इस दौरान पुलिस व सुरक्षा बल भी इनके साथ मौजूद रहा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज। नमस्कार।